हेलो एवरीवन। तो आज हम कवर करेंगे बीएससी क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर प्लानिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, इन सारी चीजों को एडवांस में ही सोच के रख लेना प्लानिंग है। तो प्लानिंग करती क्या है? प्लानिंग हमारे आज को कल के साथ लिंक करती है। तो ये हमारे प्रेजेंट को फ्यूचर के साथ जोड़ के रखने का काम करती है, क्योंकि हम हमेशा प्लानिंग करते हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, कैसे अचीव करना चाहते हैं। तो ये मतलब क्या है, आपके आज को कल के साथ लिंक करती है। अब प्लानिंग में आपको कुछ टर्म्स ध्यान रखनी है, जैसे कि सबसे पहले प्लानिंग में डिसाइड होता है आपका ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है जिसके लिए आप प्लानिंग करेंगे। तो अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते। तो आपके माइंड में पहले एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर आप डिसाइड करेंगे एक्शन प्लान कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप उस गोल को अचीव करने वाले हो। तो अगर आपका गोल है कि पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाना है तो एग्जैक्टली आप कैसे लाने वाले हो। क्या आप सैम्पल पेपर्स लगाओगे, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देखोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एक्शन प्लान। और फिर है कि ये प्लानिंग हमेशा टाइम बाउंड होती है। तो आपने बोला कि आपको ग्रोथ लानी है 20% से, तो ये 20% की ग्रोथ कब तक लाओगे? 1 साल में, 1 महीने में, 2 साल में, 5 साल में, एग्जैक्टली टाइम फ्रेम होना चाहिए, वरना प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम कभी प्लानिंग इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं करते हैं कि ग्रोथ करनी है, पर कब तक करनी है वो पता नहीं, कभी ना कभी कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपका हमेशा प्लानिंग जो होगा वो एक टाइम बाउंड में ही होगा। तो अगर हम इसे सम अप करें तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, setting the objectives for a given time period, formulating various courses of action to achieve them, and then selecting the best possible alternative. सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना कि कैसे आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाले हो। तो कोर्स ऑफ एक्शन में आप क्या करते हो, पहले कई सारे अल्टरनेटिव्स देखते हो कि कैसे उस गोल को अचीव किया जा सकता है। क्या सैम्पल पेपर्स के थ्रू हो सकता है, यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो सकता है, आपके नोटबुक्स के थ्रू हो सकता है, या फिर वो आपके किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू हो सकता है। तो आप क्या करोगे, बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन देखोगे और उसमें से एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करोगे उस गोल को अचीव करने के लिए। ओके। अब ये बात ध्यान देनी जरूरी है कि प्लानिंग हमेशा तब पॉसिबल है जब आपके पास चॉइस हो, है ना। तो अगर आपके पास चॉइस है तो आप प्लान कर सकते हो, पर अगर चॉइस ही नहीं है तो आप कुछ प्लानिंग कर ही नहीं सकते। ओके। तो आपके पास मान लो अगर एक ही सोर्स है, सिर्फ आपका बुक ही है, आपके पास यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल नहीं है, ना आपके पास सैम्पल पेपर्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे कोई प्लानिंग का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आपको वही करना है जो अवेलेबल है। लेकिन प्लानिंग कब हो सकती है, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा कुछ चॉइसेस हो, तभी आप डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से बेटर कौन सा है। फिर हम देखते हैं कि प्लानिंग के फीचर्स क्या होंगे। तो प्लानिंग के फीचर में सबसे पहला है कि प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग स्टार्ट ही होती है विद द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप प्लान कर ही नहीं सकते। तो प्लानिंग में हमने अपनी सारी एक्टिविटीज को गाइड करते हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। सो इफ देयर इज नो गोल देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्लानिंग। फिर हम देखते हैं प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं, उन पांचों फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, क्योंकि बाकी के 4 फंक्शंस जो है वो डिपेंड होते हैं प्लानिंग के ऊपर। तो जैसे हमने देखा ऑर्गेनाइजिंग नेक्स्ट फंक्शन है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है। अब वो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की किस भी कैसे देंगी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए। और ऑब्जेक्टिव सेट ही कहाँ किए हैं, प्लानिंग में। इसके बाद फिर हम स्टाफिंग परफॉर्म करते हैं। तो स्टाफिंग में हम ये देखते हैं कि कितने लोग रिक्वायर्ड है और कैसे लोग रिक्वायर्ड है, कौन से क्वालिफिकेशन के लोग रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीजें भी किस पर डिपेंड करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के ऊपर। और वो गोल कहाँ सेट हुआ है, प्लानिंग में। अगेन आप किसको क्या डायरेक्शन देंगे, या फिर कंट्रोलिंग में भी आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, तो किसके बेसिस पे कंपेयर करेंगे, प्लानिंग के बेसिस पे। तो बाकी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता अगर आपने पहले प्लानिंग परफॉर्म नहीं किया। तो ये आपका पहला फंक्शन होता है बाकी किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने से पहले। फिर है प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये परवेसिव है। तो परवेसिव का मतलब होता है कि प्लानिंग सिर्फ आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती है, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो आपके बिजनेस में भी हो रही है, आपके स्कूल्स में भी प्लानिंग होती है, इवन आपके घरों में भी प्लानिंग होती है। और ये सिर्फ आपके टॉप लेवल मैनेजर्स नहीं करते हैं, हर लेवल ऑफ मैनेजर्स प्लानिंग करते हैं।
तो टॉप लेवल भी करता है, मिडिल लेवल भी करता है, बॉटम लेवल भी करता है। बस फ़र्क ये है कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स होंगे वो जब प्लान करेंगे तो वो पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए करेंगे और उसके बाद फिर मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं वो प्लानिंग करेंगे, तो वो अपने डिपार्टमेंटल प्लानिंग करेंगे और जो सुपरवाइज़र्स हैं या बॉटम लेवल के मैनेजर्स हैं वो जब प्लान करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वर्कर्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए वो प्लानिंग करेंगे। तो ये सारे लोग ही मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लानिंग है वो फ्यूचरिस्टिक होती है या फिर फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो प्लानिंग हमेशा ही आगे देखती है, वो फ्यूचर के बारे में बात करती है। नो वन कैन प्लान फॉर देयर पास्ट। तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार पास्ट में या यस्टरडे मैं कोई घर बनवाऊंगा या फिर मैं गाड़ी लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने जो भी प्लानिंग की है वो आपके फ्यूचर के लिए होगी, आने वाले कल के लिए होगी। ओके, तो पास्ट की प्लानिंग करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमेशा किसके लिए रहेगा? फ्यूचर के लिए। लेकिन जब आप फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, तो उसके लिए जो आप प्रिडिक्शंस एंड असम्पशंस ले रहे हैं या फिर अपने मतलब क्या आप एनवायरनमेंट को जज कर रहे हैं, तो वो किसके बेसिस पे करेंगे? पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ओके, आपने मान लो अपना गोल रखा है कि इस बोर्ड एग्जाम में मैं 80% लाऊंगा, तो किसी और ने रखा होगा 90% का, किसने 70% का रखा होगा। अब आपकी जो प्लानिंग है वो डिपेंड किस पे कर रही है? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर। तो आपको पता है कि आपने पास्ट में हमेशा 70-75% अचीव किए हैं, तो इस बार आप अपना गोल 80 रखेंगे। और जिसने हमेशा से ही 85-90% अचीव किए हैं, वो हमेशा अपना गोल रखेगा 95%। तो आपकी जो प्लानिंग होगी वो हमेशा फ्यूचर के लिए होगी, पर इसके लिए जो आप अजम्पशंस प्रिडिक्शंस लेते हैं, वो आपके पास्ट के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं। फिर है आपकी प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। तो आपने हमेशा एक बार प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ प्लान्स बना लिए तो वहां पे प्लानिंग की प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो प्लानिंग हमेशा एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होती है जो आपको कंटिन्यूअसली परफॉर्म करनी होती है। तो अगर आपने एक बार प्लान्स बना लिए, इसके बाद अगर एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनवायरमेंट। ओके, तो मान लीजिए किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ आइटम्स को एक्सपोर्ट करने की प्लानिंग की हुई थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया। तो अब उसे अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। ओके, वैसे ही अगर आपने प्लानिंग की हुई है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सोर्सेज पे डिपेंड रहोगे अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बट इसके बीच में अगर आपके स्कूल टीचर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हैं कि ये कर लो इसमें से तो आएगा ही, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख लेते हैं जिसमें आपको एक अंदाजा लग जाता है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप क्या करोगे? अपने प्लान्स को थोड़ा सा चेंज कर दोगे। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब भी आपको लगता है कि एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, तो उस एनवायरनमेंट से के कंपैरिजन में या उसके साइमल्टेनियसली आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस करेंगे। इसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो एक मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह की डिसीजन लेनी पड़ती है। ओके, तो आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कौन करता है? प्लानिंग। तो प्लानिंग में ऑलरेडी जो मैनेजर्स हैं उन्होंने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके रखा होता है कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और अगर वो चेंजेस आए तो आप कौन से अल्टरनेटिव्स चूज करेंगे। वो अल्टरनेटिव्स भी पहले से ही सिलेक्ट और इवेल्युएट किए जा चुके हैं। तो इससे क्या होता है? आपका डिसीजन मेकिंग आसान होता है। अब आपको पता होता है कि जब भी एक पर्टिकुलर तरह का चेंज आएगा, तो आपको उसके लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं और इसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है। तो इसमें आपकी डिसीजन मेकिंग आपके आसान हो जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं और प्लानिंग पॉसिबल ही कब है? जब आपके पास ऑप्शंस हो। तो आपको पता है कि फ्यूचर में कैसे चेंजेस आ सकते हैं और अगर चेंज आया तो आपको कैसे टर्न एंड ट्विस्ट लेने पड़ेंगे, तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग को और आसान बनाएगा। फिर है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लानिंग एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत ही हायर लेवल की थिंकिंग चाहिए होती है। इसीलिए टेलर ने भी क्या किया था? टेलर ने भी आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप में प्लानिंग के डिपार्टमेंट को अलग कर दिया था विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो उसने कहा था जो प्लानिंग है वो सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज है और प्रोडक्शन जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज है। तो इसीलिए दोनों डिपार्टमेंट्स को आपस में अलग रहना चाहिए। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं? फ्यूचर को प्रिडिक्शंस अजम्पशंस लगाते हैं एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद। तो इसके लिए हमें बहुत ही हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए होती है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, इसे प्रिडिक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत सारा दिमाग चाहिए। इसके बाद ना सिर्फ आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है, बल्कि अगर वो चेंजेस आते हैं तो आप उससे कैसे डील करेंगे, इसके अल्टरनेटिव्स बनाने भी हैं और उस अल्टरनेटिव्स में से कौन सा बेस्ट है उसे इवेल्युएट भी करना है। तो अगेन जिसमें भी बहुत सारा आपको इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होगा। तो ये पूरी आपकी क्या है? मेंटल एक्सरसाइज। तो इसमें आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना है जिसमें इंटेलिजेंस चाहिए, और ना सिर्फ प्रिडिक्ट करना है बल्कि अगर वो चेंजेस हुए तो आपको कौन से कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं, क्या अल्टरनेटिव्स हैं, और उसमें से भी बेस्ट कौन सा है, इन सबको डिसाइड करने के लिए आपको इंटेलिजेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। तो ये क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज।
So next we will discuss about importance और significance of planning. तो इसकी पहली इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो प्लानिंग में हम अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पहले से ही डिटरमाइन करके रखते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक सिंगल डायरेक्शन मिलती है काम करने की। इसका मतलब प्लानिंग में हमने अपना गोल डिसाइड किया हुआ है और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सबके एफर्ट्स को हम उसी गोल की तरफ ही डायरेक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये प्री डिसाइड करके रखा जाता है कि क्या उन्हें क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा डायरेक्शन मिला हुआ होता है और वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा एक प्रिंसिपल भी है, उसी भी अचीव करने में प्लानिंग हमारी हेल्प करती है। फिर है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं होता और डायनामिक होता है, बार बार बदलता रहता है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस को कई सारी अनसर्टेनिटीज फेस करनी पड़ती है। जो प्लानिंग है वो अनसर्टेनिटीज को हटा नहीं सकती या कम नहीं कर सकती, वो तो रहेगी, बस उसे बेटर तरीके से फेस करने की एबिलिटी देती है वो ऑर्गेनाइजेशन को। तो जब आप फ्यूचर को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो आप उसके लिए एडवांस में ही प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस में देखा था कि वो आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है। तो उन सिग्नल्स को लेकर आप अपने बिजनेस को एडवांस में ही प्रिपेयर कर सकते हो ताकि वो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर पाए। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ओवरलैप का मतलब होता है कि जब एक काम को दो डिपार्टमेंट साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग, जिससे हमारे कई सारे रिसोर्सेज, टाइम, एफर्ट्स वेस्ट हो जाते हैं। तो प्लानिंग हेल्प करती है इस ओवरलैपिंग को रोकने में। अब ये होता कैसे है कि एक हमारे ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स पहले से ही बना दिए जाते हैं, जो कि सारे डिपार्टमेंट्स की नीड को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन प्लान में ऑलरेडी डिस्टिंग्विश किया गया होता है कि कौन से डिपार्टमेंट को कौन सा काम कब कैसे करना है। अब ये जो डिपार्टमेंटल प्लान्स बनेंगे, जो कि मिडिल लेवल मैनेजर्स बनाएंगे, उन्हें बस अपने प्लान्स को डिराइव करना होता है फ्रॉम दिस मेन प्लान। तो वो अपना कोई सेपरेट अलग से प्लान नहीं बना सकते हैं, उन्हें इसी प्लान को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ अपने लिए प्लानिंग बनानी होती है। ओके, तो जिसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो, हर एक डिपार्टमेंट अपना काम करता रहे जिससे कोई रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो इन्होंने एक प्लान बना दिया जिन्होंने हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को अलग अलग सेपरेट कर दिया। अब हर एक डिपार्टमेंट उन एक्टिविटीज के लिए ही अपनी प्लानिंग करेगा, कोई दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो प्लान्स नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग होने से बच जाती है। फिर है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। अब क्योंकि प्लानिंग हमारी एक मेंटल एक्सरसाइज है, तो इसकी एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसमें हाई लेवल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। तो जब आप एक मेंटल एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, हाई लेवल थिंकिंग कर रहे होते हैं बैठकर, तो आपको कई सारे इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं कि किस तरीके से एक प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आपको इसमें कई सारे अल्टरनेटिव समझ में आते हैं जिससे जिससे आप अपना बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसकी वजह से इसे एक इनोवेशन, बेटर मेथड्स पता चलते हैं और आपको एक ही तरीके एक जॉब को ही अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने की वैरायटीज मिलती है। नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को रोजाना कई सारे डिसीजंस लेने होते हैं, पर उनके डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प करता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में अपने अपना गोल सेट किया हुआ है, फ्यूचर के प्रिडिक्शंस लगाए हुए हैं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, और उन चेंजेस से डील करने के लिए हमने कुछ कोर्स ऑफ एक्शन भी तैयार करके रखे हैं। तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है, और अगर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो उस चेंजेस से डील करने के लिए हमें क्या क्या अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, तो जिसकी वजह से मैनेजर्स को उनका डिसीजन लेने में आसानी होती है। फिर है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना विद द प्लान परफॉर्मेंस। तो अगर आपके पास प्लान परफॉर्मेंस होगी ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं होगी, तो आपके पास कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा जिसके बेसिस पर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज कर पाओ। तो अपने एक्चुअल परफॉर्म कैसा किया है उसको जज करने के लिए कि आपने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया, आपके पास एक बेस होना चाहिए और वो बेस प्रोवाइड करती है प्लानिंग। ओके, चलिए, तो हमने अभी देखा इम्पोर्टेंस, और इस इम्पोर्टेंस में सबसे पहले हमने बात की कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। तो क्योंकि इसमें गोल डिसाइड होता है तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। फिर हमने देखा कि ओवरलैपिंग और रिसोर्सेज के वेस्टेज से बचाती है। तो हमें पता होता है कि हर एक डिपार्टमेंट की नीड्स क्या है और उसके बेसिस पर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए प्लान्स बनाए होते हैं, जिनकी वजह से उनकी एक्टिविटीज का ओवरलैप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कि ये हमें अनसर्टेनिटी से बचाती है। अब अनसर्टेनिटी से बचाती नहीं है, पर उसे फेस करने में हमें हमारी हेल्प करती है।
है। तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग अगर आप कर लेंगे तो अनसर्टेनिटीज नहीं आएंगी, पर अगर वो आएंगी तो क्योंकि आपने उनको पहले से प्रिडिक्ट करके रखा हुआ था, तो अब आप उसके लिए बेटर डिसीजंस ले पाओगे। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस में देखा कंपैरिजन। तो जो प्लानिंग है वो बेस प्रोवाइड करती है फॉर कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हमें अगर कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्लान परफॉर्मेंस, हमारे पास वो प्लान परफॉर्मेंस पहले से होनी चाहिए। फिर आ जाएगा डिसीजन मेकिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को कई तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, पर उन डिसीजंस लेने में उनकी हेल्प करता है प्लानिंग। तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है प्लानिंग। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा इनोवेटिव आइडियाज। तो प्लानिंग हेल्प करता है आपको इनोवेटिव आइडियाज लाने में, क्योंकि इसमें मेंटल एक्सरसाइज होती है। तो हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके बेटर वेज डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में मूव करना है। अनसर्टेनिटी होने से बचाएगी क्योंकि आपने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हुआ है। ओवरलैप नहीं होने देगी क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग प्लान्स हैं। इनोवेटिव सोचने को प्रमोट करेगी और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। और लास्ट है फिर कंपैरिजन में हाँ, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएटिविटी। अब जब आप केस स्टडीज करेंगे तो रिजिडिटी और क्रिएटिविटी में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो अगर आपकी केस स्टडी से कुछ ऐसा सेंस निकल रहा है कि आपने कोई प्लान्स बनाए थे जिसके बाद मैनेजर इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो उसे चेंज कर पाए, तो उसका आंसर हो जाएगा रिजिडिटी। पर केस स्टडी से कोई ऐसा सेंस निकल रहा है कि राम श्याम मोहन ऐसा कोई भी एक एम्प्लॉय था जिसने कोई बहुत अच्छे सजेशंस दिए थे, पर मैनेजर्स ने उनको फॉलो नहीं किया क्योंकि प्लान्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके थे, तो उसके जो सजेशंस थे उन्होंने सुने नहीं। तो ये क्या हो जाएगा क्रिएटिविटी। तो दोनों ही वही बात कर रहे हैं कि चेंजेस करना मुश्किल है, बट एक में वो बोल रहा है कि मैनेजर से चेंज नहीं कर पाएंगे, और दूसरे में बोल रहा है कि अगर आपको कोई इनोवेटिव आइडियाज आ भी जाएंगे, कुछ आप सजेशन करेंगे भी, तो उसे फॉलो नहीं किया करना पॉसिबल होता है। और इसकी वजह से आपका जो इनिशिएटिव है, मोराल है, वो डाउन हो जाता है। तो इसकी वजह से आप ना तो सजेशन देना बंद कर देते हो, ना कोई इनिशिएटिव लेते हो। फिर है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब हमने पहले देखा था कि ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, और उस मेंटल एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें कई सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करना होता है। और जब आप इतने सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, तो इसमें आपको कई सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। साथ ही में अगर आपको इसके लिए अगर प्रॉपर प्लानिंग करनी है, तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए कई सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अरेंज करने पड़ेंगे। तो उस फैक्ट एंड फिगर्स में भी आपके कई सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। तो एक तो आपने प्रोफेशनल हायर की है उसके लिए, और फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करने के लिए आपका ह्यूज कॉस्ट जाता है। फिर है इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो जब आप प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, तो प्लानिंग में आपको बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि एक तो ये मेंटल एक्सरसाइज थी, तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, प्रोफेशनल को हायर करके आपको डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी कि किस तरह से आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करेंगे। और ये सब करने के बाद अगर एनवायरमेंट ही बदल गया, सर्कमस्टेंसेस बदल गए, तो आपका वो पूरे प्लान्स फेल हो जाएंगे, तो आपको दोबारा से नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे। इसकी वजह से इसमें कई सारा टाइम खराब हो जाता है। ओके। तो ये जो है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि काफी लंबा टाइम लगता है आपको सारे अल्टरनेटिव्स को डिसाइड करने के लिए कि आपको कौन सा अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है अपने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। और इसके बाद भी अगर आपके चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस आपको दोबारा से इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, जिसमें आपका डबल टाइम वेस्ट होगा। फिर आपका आएगा प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्यूचर पास्ट में आपने कोई प्लान लगाया था और उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले थे, इसका मतलब यही नहीं है कि हर बार वही प्लान काम करेगा। ओके। तो आपने अपनी लास्ट क्लास को पास करने के लिए, 11th को पास करने के लिए जो प्लान फॉलो किए थे, जो स्ट्रेटेजी लगाई थी, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेटेजी आपको इस साल भी वही पॉजिटिव रिजल्ट दे। तो क्योंकि जब इन्वायरमेंट बदलता है, तो आपको अपनी सर्कमस्टेंसेस बदलनी पड़ती है, अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ती है, प्लान्स बदलने पड़ते हैं। तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, इसकी वजह से आज भी वो बेटर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और सिर्फ इसीलिए क्योंकि पास्ट में जब आपने कोई प्लान लगाया था और वह सक्सेसफुल हो गया था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लान ही खराब है। हो सकता है वही प्लान आपको फ्यूचर में कोई सक्सेस दे दे। तो इसकी वजह से ये आपको कोई गारंटी सक्सेस नहीं देती, आपको सिर्फ एक प्रिडिक्शन देती है कि हो सकता है कि ये करने से आपकी अनसर्टेनिटीज कम हो जाए। नेक्स्ट। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि प्लानिंग के क्या फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंस है, और उसके क्या। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्लानिंग प्रोसेस। तो प्लानिंग प्रोसेस शुरू होती है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव से।
तो हर ऑर्गेनाइजेशन को पहले ये डिटरमाइन करना होता है कि उसे अचीव क्या करना है, उसका गोल क्या है। जैसे अगर आपको अपनी स्टडीज़ के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप अचीव क्या करना चाहते हो। क्या आप 90% अचीव करना चाहते हो, 80% या आपका गोल क्या है? फिर है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब होता है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि फ्यूचर में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसकी फोरकास्टिंग करना, डेटास देखना और उसके हिसाब से फिर अपनी रूट डिसाइड करना। तो डेवलपिंग प्रेमाइसेस में हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट या फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा कि आपको अचीव करना है 90%, अभी टाइम बचा है सिर्फ 1.5 महीना और हो सकता है कि इस 1.5 महीने में आपके घर पे कोई शादी हो, कोई फंक्शंस हो, तो ऐसी क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए या फिर कुछ डेटा, फैक्ट, फिगर्स के बेसिस पर ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे कि क्या-क्या फ्यूचर में हो सकता है। फिर आपके आएँगे लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब इन प्रॉब्लम्स के रहते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करोगे? क्या-क्या आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं? क्या आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है या फिर स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी है या फिर आपको कोचिंग्स जाना है या फिर वीडियोज़ से? ऐसा कौन-सा प्रॉपर रूट है जिसको आप फॉलो करेंगे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए? तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स, अल्टरनेटिव्स आप लिस्ट करेंगे। इसके बाद फिर आप इवैल्यूएशन करेंगे। तो इवैल्यूएट करने के लिए आप फिर देखेंगे कि पूरे साल तो पढ़ाई की नहीं, तो बुक्स के ऊपर तो डिपेंड रह नहीं सकते, है ना? यूट्यूब वीडियोज़ सुन लेंगे, लेकिन यूट्यूब वीडियो से सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, तो थोड़ी मेहनत तो खुद को भी करनी पड़ेगी। तो आप हर एक चीज़ का एक पॉज़िटिव, नेगेटिव एस्पेक्ट लिखेंगे और देखेंगे किसके पॉज़िटिव ज़्यादा हैं और किसके नेगेटिव्स कम हैं। तो सब एक आइडिया को आप इवैल्यूएट करेंगे, जो भी आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं। उसके बाद जिसके सबसे ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स होंगे या सबसे ज़्यादा आपको पॉज़िटिव्स जिसमें मिलेंगे और नेगेटिव जिसमें सबसे कम होंगे, उस एक बेस्ट अल्टरनेटिव को आप सिलेक्ट करेंगे। अब हो सकता है कि वो कोई एक अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है उसके डिफरेंट-डिफरेंट आपने कुछ अल्टरनेटिव्स के मिक्सचर आपने अडॉप्ट किए हों। फिर होगा सिर्फ़ ये प्लानिंग करके कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ़ ख़याली पुलाव बनाना कि ये 90% चाहिए, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे, सैंपल पेपर्स लगा लेंगे, ये सिर्फ़ सोचने से नहीं होगा, आपको एक्चुअल में जो आपने प्लानिंग की है, उसे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना होगा। और उसके बाद फिर फ़ॉलो-अप। फ़ॉलो-अप में क्या होता है कि आप ये मॉनिटर करते हैं कि जैसा आपने सोचा था, क्या अब वैसा ही ऑर्गनाइज़ेशन में काम चल रहा है कि नहीं? और अगर आपने जो नहीं सोचा था वैसा कुछ ऑर्गनाइज़ेशन में चेंजेस आ जाते हैं, तो उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना भी आपका काम है। तो ये सब आप किसमें करेंगे? फ़ॉलो-अप में। तो शुरू हुआ था ऑब्जेक्टिव को सेट करके, फिर हमने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया, फिर उसके बेसिस पर अल्टरनेटिव्स बनाए, सबको इवैल्यूएट किया। इसके बाद एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया, इम्प्लीमेंट करवाया, फ़ॉलो-अप किया। तो अब हम एक-एक करके देखते हैं। सबसे पहला था सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। तो कंपनी में आगे प्लानिंग करने से पहले जो मैनेजर्स हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं क्योंकि बाकी उसके बाद जो पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स आप अडॉप्ट करेंगे, वो आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव है वो मैनेजर्स अपने कंपनी के फिज़िकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज़ को देखकर डिसाइड करता है। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा होना चाहिए जो आप अचीव भी कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे जो आपके लिए अचीव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। तो आपके पास कितने पैसे हैं, कितने रिसोर्सेज़ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं और वो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है? तो अगर आपने बोला है कि हमें 10% ग्रोथ लाना है, तो आपके पास एक लिमिट होनी चाहिए कि कब तक लाना है। वो ओपन एंडेड नहीं होना चाहिए कि 10% लाना है, अब पता नहीं कब तक। ओके? तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जिसके बेसिस पर बाकी सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। ये ऑब्जेक्टिव आपके रिसोर्सेज़ और टाइम को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। फिर है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। तो प्रेमाइसेस को डेवलप करने का मतलब होता है फ्यूचर के रिगार्डिंग कुछ असम्पशन लाना कि आपको फोरकास्ट करना है कि फ्यूचर में कौन-कौन से चेंजेस आ सकते हैं। और ये आप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस या फिर आपके एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करके आपको ये फोरकास्ट करना आ जाएगा। फिर है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद आपको उसके कई सारे अल्टरनेटिव्स बताने पड़ेंगे कि वो कौन-कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। तो जैसे अगर आपने बोला कि आपको अपनी सेल्स बढ़ानी है 10% से, तो सेल 10% से सेल बढ़ाने के लिए आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं। जैसे ये करने के लिए आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो, या तो आप एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हो, या तो फिर आप अपनी क्वालिटी पे काम कर सकते हो, या तो कुछ ऑफर लगा सकते हो बाय वन गेट वन फ्री। तो इस तरीके का आपके पास कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं जिसके थ्रू आप ये गोल को अचीव कर पाओगे। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। एक लिस्ट बनाने के बाद आप फिर हर एक अल्टरनेटिव के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट को नोट करना शुरू करोगे। ओके? और उस अल्टरनेटिव्स को एलिमिनेट करते जाओगे जिसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स हैं या जिसमें आपको पॉजिटिव आउटकम्स नहीं दिख रहे हैं। ये करने के बाद सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव।
तो सारे जो भी जिसके नेगेटिव ज़्यादा थे उसको एलिमिनेट करने के बाद जो एक बेस्ट मेथड आपके पास बचेगा, उससे आप एडॉप्ट कर लोगे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा कोई, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला थोड़ी है जिससे आपको ये पता चले कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो इसकी वजह से आप क्या करते हैं, कई बार आप एक अल्टरनेटिव सिलेक्ट ना करके मिक्सचर ऑफ अल्टरनेटिव्स या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, बहुत सारे को मिलाकर एक आप अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक आपका बनता है मेन प्लान, और उसके बेसिस पर कई सारे आपके बनेंगे डेरिवेटिव प्लान। तो जैसे 90% अचीव करना है, ये आपका मेन प्लान हो सकता है, और इसको अचीव करने के लिए आपने रोजाना कई सारे प्लान्स बनाए होंगे कि आज हम बीएससी के 3 चैप्टर निपटा लेंगे, कल अकाउंट्स का 1 करेंगे, तो ये क्या है, आपकी डेरिवेटिव प्लान्स है। तो उस मेन ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए आपने बहुत सारे डेरिवेटिव प्लान्स भी बनाए होते हैं। फिर है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। तो आपका जो ये आपने प्लान बनाया है वो तब तक किसी काम का नहीं है जब तक वो सिर्फ पेपर्स पे है। तो आपको पहले उसे एक्शन में लाना पड़ेगा, और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जो मैनेजर्स हैं वो अपने प्लान को कम्युनिकेट करेंगे सारे एम्प्लॉयज को, तो उन्हें पहले पता तो होना चाहिए कि उन्हें परफॉर्म करना क्या है। तो मैनेजर्स ने जो प्लान बनाया है वो कम्युनिकेट करेंगे सारे एम्प्लॉयज को। उन्हें कम्युनिकेट करने के बाद फिर उसे एक्शन में लाया जाएगा। उसके बाद है फॉलोअप। अब क्योंकि प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लान बना लिया, उन्हें बता दिया तो यहीं पे प्रोसेस खत्म हो जाएगी। मैनेजर्स को लगातार इसे मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनकी जो भी कंडीशंस और प्रेडिक्शंस उन्होंने लगाई थी, क्या वो सच हो रही है या फिर कुछ और चेंजेस है। और अगर वो चेंजेस हैं तो इमीडिएटली अब अपने प्लान में वो चेंजेस अडॉप्ट करते जाएंगे। ओके, तो ऑब्जेक्टिव सेट किया, प्रेमाइसिस डेवलप किए, इसके बाद फिर क्या क्या अल्टरनेटिव से उसे लिस्ट किया, इवेल्युएट किया, उसके बाद एक को सिलेक्ट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर फॉलो। ओके, फिर हम अब देखते हैं कि प्लान्स होते क्या है। तो ये जो प्लानिंग बनाते हैं, तो प्लानिंग में टोटल आप 8 तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बनाएंगे। अब प्लान का मतलब होता क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके ये सारी चीजें लिखी होती हैं कि जो आपने गोल डिटरमाइन किया है उस गोल को आप अचीव कैसे करेंगे। ओके, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसे अचीव कैसे करना है, उसको डायरेक्ट करने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, और ऐसे 8 डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर हम कहते हैं कि ये प्लान्स हैं। ओके, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्लान्स हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल यूज प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। अब सिंगल प्लान यूज प्लान वो होता है जो एक बार बनाया जाता है, तो उसे एक ही बार बनाकर उसे एक ही बार यूज किया जाएगा। ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए बनाया जाता है। कोई एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, कोई इवेंट आ गया, तो ऐसी सिचुएशन के लिए बनाया जाता है जो एक ही बार अराइज होगी, दोबारा अराइज नहीं होगी। जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, इस प्लान को फाड़कर फेंक दिया जाएगा, उसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। और इसमें आपका आता है बजट, प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। तो जैसे इस साल का जो बजट है वो सिर्फ इसी साल के लिए बनाया गया है, एक ही बार बनाया जाएगा। अब अगले साल ये बजट किसी काम का नहीं, क्योंकि अगले साल का अगला बजट बनेगा। तो जैसे ही ये साल खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इस बजट को डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, तो जैसे इस क्लास की प्लानिंग सिर्फ इसी क्लास में ही काम आएगी, आगे आपके कहीं काम नहीं आने वाली। तो ये क्या है, सिंगल यूज हो जाएगा। इसके बाद फिर आप कुछ अलग प्लान्स बनाओगे अगले साल के लिए। फिर कुछ होते हैं आपके स्टैटिक प्लान्स जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो। तो जैसे हम इसे सिंगल यूज प्लान को हम एक ही बार यूज कर पा रहे थे, स्टैंडिंग को हम बार बार रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। सिंगल यूज को हमने किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए बनाया था, और जो स्टैंडिंग प्लान है उसे हम बनाते हैं ऐसी एक्टिविटीज के लिए जो रिकरिंग होती है, जो बार बार होती रहती है। इसे हम कभी डिस्कार्ड नहीं करते क्योंकि वो बार बार यूज होगा। और इसमें आती है आपकी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स। तो जैसे मेथड में आपका सिंगल लाइन डेप्रिसिएशन या जो आपका डेप्रिसिएशन की दो मेथड्स होती हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एंड और एक स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये आपके पास दो मेथड्स हैं जिसको आप अडॉप्ट करते हो डेप्रिसिएशन के लिए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसे फ्रिक्वेंटली बार बार चेंज नहीं करेगी। वैसे ही जो प्रोसीजर्स है, तो स्कूल में जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है एडमिशन के लिए या बच्चे को निकालने के लिए, वो प्रोसीजर बार बार चेंज नहीं होता। वैसे ही पॉलिसीज, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिटर्न पॉलिसी है नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी पॉलिसी है कि नहीं है, ये वो बार बार चेंज नहीं करेंगे। ये जो पॉलिसीज है वो लंबे टाइम के लिए बनी रहती है। तो ये आपके डिफरेंस हो जाएंगे। मेनली सिंगल यूज से समझ में आ रहा है कि एक ही बार यूज होगा, तो यूज करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। ऐसी चीजों के लिए बनाया जाएगा जो एक ही बार रिपीट होती है, बार मतलब एक ही बार होती है, रिपीट नहीं होती। स्टैंडिंग बार बार यूज किया जाएगा, ऐसी एक्टिविटीज के लिए बनाया जाएगा जो रिकरिंग होती है, ऐसे कभी डिस्कार्ड नहीं किया जाता। और फिर आप एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो टोटल हमने देखा 8 तरह के प्लान्स होते हैं।
अब वो कौन कौन से होते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार उसका नाम देख लेते हैं। तो टोटल 8 तरह के प्लान्स होंगे, जिसमें सबसे पहला होता है ऑब्जेक्टिव। एक सेकेंड। फिर आपका आ जाएगा स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट। ओके, तो एक आपका ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट। इन्हीं 8 प्लान्स को आपको डिस्कस करना है और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो ना तो सिंगल यूज प्लान है ना तो स्टैंडिंग प्लान है, क्योंकि इसमें दोनों के ही फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे आपके हो सकते हैं सिंगल यूज हो, जैसे 12th में 90% अचीव करना। ये सिर्फ आपका एक ही बार रहेगा, इसके बाद आपका ये बार बार सेम नहीं रहेगा। तो जैसे ही 12th के एग्जाम्स हो जाएंगे, ये वाला जो प्लान था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ग्रो करना, डेवलप करना, ये आपके ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमेशा रहेंगे। तो कभी भी आप अपने आप को आज से बेकार नहीं देखना चाहते, हमेशा अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। तो ग्रो डेवलप करना, ये जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपके हमेशा रहेंगे। तो वैसे ही कुछ कंपनीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सिंगल टाइम होते हैं और कुछ है जो स्टैंडिंग होते हैं। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स है वो स्मार्ट होना चाहिए, और स्मार्ट की अपने ही फुल फॉर्म है। तो स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब आपके जो गोल्स है वो ऐसे जनरल नहीं होने चाहिए कि आपको ग्रो करना है या डेवलप करना है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको कितना ग्रो करना है, क्या अचीव करना है। तो जैसे अगर आपको 80-50% से अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं, 10% सेल्स इंक्रीज करनी है, 20% प्रॉफिट इंक्रीज करनी है, ऐसे आपके स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, ताकि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमें क्या अचीव करना है। दूसरा है मेजरेबल। आपके जो गोल्स हैं वो आपको क्वांटिफाई करने चाहिए ताकि आप उसे मेजर कर पाओ। ओके, तो जैसे आपने बोला कि आज मैं कल से बेहतर पढ़ाई करूंगा, तो वो कल से बेहतर कैसे होगा? आपने एटलीस्ट कुछ आपके पास मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होनी चाहिए कि कल आपने 4 घंटे पढ़ाई की थी तो आज आप 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, ऐसे कुछ मेजरमेंट यूनिट्स होनी चाहिए। ए से आपका हो जाएगा अचीवेबल। आपने जो गोल डिसाइड किया है वो अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं 18 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो ऐसा गोल नहीं होना चाहिए जो अचीव ही नहीं हो पाए। तो आपको अपनी कैपेसिटीज, अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए वैसा ही गोल अचीव करना चाहिए। आर से हो जाएगा रिलेवेंट। गोल कुछ ऐसा होना चाहिए जो अचीव हो जाए तो उससे आपको कुछ बेनिफिट हो, कुछ रिलेवेंस हो कंपनी के लिए। ओके, ऐसे गोल्स नहीं होने चाहिए जो अचीव हो भी जाए तो उससे कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। जैसे स्नैप की स्ट्रिक्स बनाना, तो ये आपके गोल्स होते हैं कि 100 स्ट्रिक होगी, 500 होगी, 1000 होगी। अगर अचीव हो भी जाएगा तो इससे क्या मिल जाएगा? नथिंग। तो ऐसे कुछ गोल्स नहीं होने चाहिए जो रिलेवेंट नहीं हो। और टीम टी से हो जाएगा टाइम बाउंड। आपके जो भी गोल्स है वो टाइम बाउंड होने चाहिए, उसका एक टाइम डायमेंशन होना चाहिए कि आप कब तक अचीव करना चाहते हो। तो अगर 10% प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो एग्जैक्टली कब तक, है ना? इस साल करना है, अगले साल करना है, इस महीने करना है, ऐसा आपके पास कोई टाइम होना चाहिए। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे स्मार्ट होने चाहिए। अब इसके फीचर्स क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आपको बताता है कि करना क्या है, आपकी प्लानिंग का एंड रिजल्ट क्या है। तो आपने पूरी प्लानिंग कर ली, तो उसमें आपको एंड में आपको चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव ऐसी चीज है जो कि बाकी सारी एक्टिविटीज को गाइड करेगी, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटीज डिपेंड करती है आपके गोल के ऊपर, तो वो वहीं पे जाएगी, उसको डायरेक्ट वैसे ही किया जाएगा जिससे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ये आपके पूरे बिजनेस के लिए गाइड की तरह काम करती है, क्योंकि पूरे बिजनेस एक्टिविटीज इसी को ही फॉलो करती है। ये आपके फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स बताती है कि आपके फ्यूचर में आपको क्या अचीव करना है, क्या रियलाइज करना है। और ये जनरली सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सेट करते हैं। तो वैसे प्लानिंग सारे भी कोई करते हैं, पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, क्या अचीव करना है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है। फिर हम देखेंगे स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी भी ना तो एक सिंगल यूज प्लान है ना तो स्टैंडिंग है। तो कुछ स्ट्रेटेजीज हमेशा हमारी वैसी ही रहती है। तो कुछ बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे रात को देर से पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये क्या अलग अलग बच्चे की स्ट्रेटेजी है। तो कुछ स्ट्रेटेजीज है जो हमेशा वैसी रहती है। तो आप डे पर्सन है, नाइट पर्सन है, मतलब मॉर्निंग पर्सन है या नाइट पर्सन है, ये आपकी वैसे ही रहेगा। तो ये स्ट्रेटेजीज क्या होती है? स्टैंडिंग प्लान। और कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी होती है जो आपने एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए बनाई होती है,
और फिर ये स्ट्रेटेजी कभी काम नहीं आएगी। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, सैम्पल पेपर करना, तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जो आपकी एक ही बार यूज होंगी, बार बार आप इसे यूज नहीं करेंगे। तो कुछ स्ट्रेटेजी सिंगल यूज होती है, कुछ स्टैंडिंग होती है, इसलिए हम ना तो इसे सिंगल यूज की कैटेगरी में रखते हैं, ना ही स्टैंडिंग में। ओके, अब इस स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, आपने जो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया, एग्जैक्टली किस तरीके से आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना करेंगे, उस ब्लूप्रिंट को हम कहते हैं स्ट्रेटेजी। ओके, तो इसमें आपकी डिटरमाइन करते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या डिसाइड किए हुए हैं, उसे अचीव करने के लिए आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन प्रेफर करने वाले हैं, और उसको अचीव करने के लिए जो कोर्स ऑफ एक्शन आपने सिलेक्ट किया है उसमें कौन कौन से रिसोर्सेस लगेंगे। ये सारी चीजों का मिक्सचर आपका स्ट्रेटेजी होता है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, उसे अचीव करने के लिए कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन, और उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या रिसोर्सेस, इन सारी चीजों का ध्यान रखता है स्ट्रेटेजी। इसके फीचर्स हो जाएंगे, सबसे पहले ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्लूप्रिंट का काम करता है कि आपको अपनी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करनी है ताकि गोल अचीव हो जाए। फिर ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से इम्पैक्ट होता है, तो जब भी अब स्ट्रेटेजीज होती है वो आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में भी देखेंगे तो आप घर से जो सोच के जाते हैं स्ट्रेटेजी, जरूरी नहीं है कि आप वैसा ही एज इट इज फॉलो करेंगे, क्योंकि ऑन ग्राउंड आप देखेंगे कि क्या क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या चेंजेस आए हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी में भी चेंज करेंगे। तो आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है एनवायरनमेंट के ऊपर। ये आपकी फ्यूचर डिसीजन मेकिंग को डायरेक्ट करती है कि फ्यूचर में जो आप सोचने वाले हैं वो कैसे सोचेंगे। तो जब हम स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमें कौन सा पाथ फॉलो करना है, तो फ्यूचर के लिए वो डिसीजन मेकिंग का काम करता है। इसके अलावा एक ब्रॉड कॉन्टूर बनाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ब्रॉड कॉन्टूर का मतलब क्या होता है, कॉन्टूर मतलब होती है एक बाउंड्री क्रिएट करता है कि इस बाउंड्री के अंदर रहकर ही आपको काम करना है। तो क्या आपके डायमेंशंस है, क्या सोचना है आपको, क्या आपकी बाउंड्रीज है, वो क्रिएट कर देता है। इसके अलावा ये आपके कोर्स डिसाइड करता है कि किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए। और साथ ही में ये आपकी कुछ मेजर डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जैसे कि आपको एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करना है या मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में। तो सब स्ट्रेटेजीज तो कई सारी चीजों की बनती है, पर एक स्ट्रेटेजी जो सबसे मेन है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्या वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करेगा या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में। तो वन लाइन ऑफ मल्टीपल क्या हो जाएगा कि जैसे कुछ फैक्ट्री है जो सिर्फ पेंसिल बनाती है, तो क्या आप सिर्फ पेंसिल ही बनाते रहेंगे, या फिर आपको पेंसिल के साथ अब इरेजर, शार्पनर, पेन्स, ये सब भी बनाना शुरू करना है। तो आप एक लाइन में डील करेंगे या मल्टीपल लाइन में डील करेंगे, ये आपका सबसे मेन स्ट्रेटेजी होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। फिर है आपकी पॉलिसीज। तो पॉलिसीज का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना कस्टमाइज तरीका, वो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ये बताता है उसकी पॉलिसी। तो अगर कोई आपकी जो आपने सामान बेचा है वो रिटर्न करने के लिए ले आता है, तो क्या आपके पास रिफंड पॉलिसी है या नहीं, ये आपको बताएगा कि आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास रिफंड पॉलिसी है, तो किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो आप रिफंड कर देंगे। पर अगर रिफंड पॉलिसी नहीं है तो आप उसको अलग तरीके से डील करेंगे। एक्सचेंज पॉलिसी है नहीं है, तो ये कुछ पॉलिसीज है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगी, और ये आपका खुद का तरीका है, आपका कस्टमाइज तरीका है कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके फीचर्स हो जाएंगे कि ये आपके ऑब्जेक्टिव्स पर डिपेंड करते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो, उसकी बेसिस पर आप प्रॉब्लम मेकिंग के लिए सॉल्यूशंस निकालते हैं। फिर है ये आपकी स्ट्रेटेजी को भी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती है, तो आपकी ओवरऑल जो आपकी कॉन्टूर्स है, बाउंड्रीज है, उसके अंदर कैसे काम करना है, उस स्ट्रेटेजी को भी अचीव करने के लिए पॉलिसीज हेल्प करती है। इसके बाद ये आपका खुद का कस्टमाइज तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये ब्रॉड पैरामीटर्स बताता है। जब हमने स्ट्रेटेजीज देखी थी तो हमने कहा था कि ये ब्रॉड कॉन्टूर्स बताता है जिसके अंदर आपको रह के काम करना है। तो स्ट्रेटेजी आपकी ब्रॉड एक बाउंड्रीज बताती है, जबकि जो पॉलिसीज है वो आपके लिए ब्रॉड पैरामीटर्स डिसाइड करती है। पैरामीटर्स का मतलब होता है एक बेसिस डिसाइड करती है कि किस बेसिस पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, तो रिटर्न करना है कि नहीं करना, रिफंड करना है कि नहीं करना, कैश ऑन डिलीवरी देना है कि नहीं देना, ऐसे कुछ बेसिस डिसाइड करती है ये। फिर है आपके प्रोसीजर। तो अब आपने एक पॉलिसी डिसाइड किया, पॉलिसी आपको बताती है आपके ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका कैसे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन प्रोसीजर उस तरीके के स्टेप टू स्टेप सीक्वेंस तैयार करता है कि ओके आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसको आप एग्जैक्टली किस मैनर में करेंगे। तो स्टेप टू स्टेप ये सीक्वेंस डिसाइड करेगा, और ये जो सीक्वेंस है वो, या ये जो स्टेप्स है वो जनरली क्रोनोलॉजिकल वे में ही रहेगा। तो आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जैसे
आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ये पॉलिसी हो सकती है कि आप सिर्फ 75% से ज़्यादा जिस बच्चों के मार्क्स आए, आपकी स्कूल की पॉलिसी हो सकती है कि 75% से ज़्यादा जिसके मार्क्स आए सिर्फ उसी को एडमिशन लेंगे। तो 10th में जिसके मार्क्स 75% से कम थे, उसे आप 11th में एडमिशन नहीं देंगे। ओके, तो ये आपकी पॉलिसी हो सकती है। बट एग्जैक्टली आपको एडमिशन कैसे देना है? सबसे पहले कुछ फॉर्म्स फिल करवाने हैं, उसके बाद फिर फीस पे करवानी है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने हैं, या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो ये आपका एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होना चाहिए वो आप उन्हें बताएंगे। तो ये जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सीक्वेंस होते हैं स्टेप्स के, ये आपके इनसाइडर्स के लिए ही होते हैं। जैसे पॉलिसीज हम आउटसाइडर्स को बताते हैं कि हमारे यहाँ की क्या पॉलिसीज है, लेकिन प्रोसीजर हम बाहर वालों को नहीं बताते, ये इनसाइडर्स के लिए ही रहते हैं। ये जनरली क्रोनोलॉजिकल मैनर पे ही रहेंगे, तो एक के बाद एक ऐसे स्टेप फॉलो होगा। ये आपकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सीक्वेंस बनाया जाता है। और ये आपको बताता है एग्जैक्टली किस मैनर में आप अपनी पॉलिसीज को अचीव करेंगे, तो किस तरीके से एग्जैक्टली आप काम करेंगे, ये आपको प्रोसीजर बताएगा। तो जो पॉलिसी और प्रोसीजर है दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। प्रोसीजर्स वो स्टेप्स हैं जो आप परफॉर्म करते हैं ब्रॉड पॉलिसी को अचीव करने के लिए। इसके बाद है मेथड्स। अब आपने पॉलिसी में देखा अपना खुद का तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, प्रोसीजर में आपने स्टेप्स देखे कि एग्जैक्टली कौन से सीक्वेंस में आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। मेथड होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेप में भी एग्जैक्टली आप किस तरीके से परफॉर्म करोगे। तो जैसे आपने कहा कि पहले आपने कुछ फॉर्म फिल करवाया, उसके बाद फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, उसके बाद फिर फीस थी। अब फीस को भी आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप कैश लेते हैं, चेक लेते हैं, बैंक ट्रांसफर? तो ये आपके क्या हो जाएगा, मेथड, मोड ऑफ पेमेंट। ओके, तो आपके मेथड्स आपको बताते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीका ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो पॉलिसी थी करेंगे या नहीं करेंगे, प्रोसीजर था कि किस स्टेप्स में करेंगे, और उस पर्टिकुलर स्टेप को भी एग्जैक्टली किस तरीके से सिस्टमेटिक वे में परफॉर्म करना है वो आपको बताएगा मेथड। ओके, तो ये आपका मेथड्स डिसाइड किए जाते हैं ताकि आपके एम्प्लॉयज के माइंड में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं हो कि उनको क्या काम करना है या नहीं करना। तो अगर आप किसी बच्चे के पेरेंट्स कैश में पैसा दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, चेक में दे रहे हैं तो एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, आपको एग्जैक्टली ये पता रहेगा, तो आपके एम्प्लॉयज के माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा। साथ ही में सारे एम्प्लॉयज की जो एक्टिविटीज है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सब कोई एक तरीके से ही काम कर रहे होंगे। इससे आपकी एक्टिविटीज में स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वालिटी मेंटेन करके चलना। तो जब सारे ही एम्प्लॉयज एक तरीके से काम कर रहे हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है। और जो भी वेस्टफुल आपको बार बार परफॉर्म करके आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत वेस्ट है, मतलब उससे आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप वेस्टफुल एक्टिविटीज को एलिमिनेट करते जाते हैं। फिर आपके है कि ये आपके एम्प्लॉइज को गाइड करता है। तो ऑब्जेक्टिव्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन को गाइड कर रहा था, पूरी एक्टिविटीज को गाइड कर रहा था, पर एम्प्लॉयज को कैसे काम करना है उन्हें कौन गाइड करेगा, तो ये मेथड्स हैं। तो ये जो मेथड्स है वो आपके एक प्रोसीजर के एक पर्टिकुलर स्टेप को आप कैसे परफॉर्म करोगे उसे स्पेसिफाई करता है। एक प्रॉपर मेथड जो है वो आपकी टाइम सेव करने में, एफर्ट सेव करने में, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जैसे टेलर ने भी कहा था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक ही बेस्ट तरीका होता है जिसके थ्रू वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, पर हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्टडी करके आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। तो वैसे ही अगर आपने सही मेथड सिलेक्ट कर लिया तो ये आपके टाइम, मनी, एफर्ट्स को सेव करने में हेल्प करेगा। अब इसके फीचर्स, अगर आपको कभी भी इस केस स्टडीज में स्टैंडर्डाइजेशन ये सब मिल जाए और वो किसी प्लान के बारे में बात कर रहा हो, तो ये क्या हो जाएगा, मेथड। इसके बाद है कि ये हमने देख लिया कि सही मेथड सिलेक्ट किया तो ये आपकी टाइम, मनी को सेव करता है, और ये जो मेथड है वो टास्क टू टास्क डिफर करेगा। तो प्रोसीजर में बहुत सारे स्टेप्स थे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ओके, और हर एक स्टेप की क्या होगी, अपना कोई मेथड होगा। तो ये आपके टास्क टू टास्क डिपेंड करेगा कि कौन से मेथड फॉलो किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपके रूल्स। रूल्स जो है वो सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं, सबसे ज्यादा इजीएस्ट होते हैं। ये आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसके एक्शंस और नॉन एक्शंस दोनों ही यहाँ पर होते हैं, है ना। तो लाइब्रेरी में जाना है तो लाइब्रेरी में साइलेंस होनी चाहिए, वहां का रूल है। ओके, वैसे ही अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो स्मोकिंग नहीं करनी है, ये रूल है। तो क्या करना है क्या नहीं करना, ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन आपको बताते हैं, मतलब एक्शन नॉन एक्शन दोनों बताएंगे। ओके, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो ये इसमें पेनल्टी लग सकती है। जैसे आपने पॉलिसी फॉलो नहीं की तो कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पनिश किया जाएगा, बट रूल फॉलो नहीं हुआ तो उसमें आपकी पनिशमेंट हो सकती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिशन नहीं होता। डिस्क्रिशन नहीं होने का मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि
आपने और एम्प्लॉयज पर छोड़ दिया कि देख लेना सिचुएशन टू सिचुएशन, कि अगर कभी करना पड़ जाए तो कर लेना, ऐसा नहीं है। तो रूल्स रूल्स होते हैं, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसमें कोई भी एस्केप क्लॉज नहीं होता है। तो ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट बताते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दोनों बताएगा कि आपके क्या करना है वो भी, क्या नहीं करना वो भी। ये आप रिजिड होता है, ये आप बार बार चेंज नहीं होता और कंपल्सरी होता है, इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट है, इसमें कोई इफ बट्स नहीं होते। तो पॉलिसीज और हर चीज में इफ और बट हो सकता है कि ऐसा हो तो ये भी कर सकते हैं, या कुछ वैसे तो हमारी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, बट अगर कुछ एक्सट्रीम केसेस हैं या फिर हमें प्रूव कर लेता है सामने वाला कि हमने सामान गलत ही भेजा था, तो हम रिटर्न कर भी देंगे। ठीक है, तो उसमें इफ बट होते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। ओके, फिर आपका आता है प्रोसीजर, तो नहीं प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम्स एक सिंगल यूज प्लान है, हालांकि एंड में हम देखेंगे कौन कौन से इसमें से सिंगल थे, कौन से स्टैंडिंग थे। बट प्रोग्राम्स आपके क्या हो जाएंगे, सिंगल यूज प्लान। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स सबको मिलाकर एक प्रोग्राम बनाया जाता है। तो आपके हाथ में जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस प्रोजेक्ट को अचीव करने के लिए आपको सेपरेटली हर एक चीज परफॉर्म करनी पड़ती है, और फिर उसे हम कहते हैं प्रोग्राम। तो मान लीजिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक मतलब मॉल बनाना था, तो अब ये मॉल बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट। अब हम इस मॉल को बनाने के लिए जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, इसके लिए हम बहुत सारे प्लान्स बनाएंगे। तो हमें डिसाइड करेंगे कि इस मॉल को बनाने के लिए मतलब एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर कौन सी स्ट्रेटेजी है, कहाँ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, प्लेस कैसी होगी, कौन से वर्कर्स होंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि इस पे क्या पॉलिसीज होंगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या मेथड्स होंगे, कितना बजट एलोकेट होगा। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो प्लान्स बनते हैं उसे कंबाइनली हम कहते हैं प्रोग्राम। ओके, ये आपकी पॉलिसीज प्रोसीजर सब कुछ इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो प्रोग्राम प्राइमरी जो प्रोग्राम है, मेन प्रोग्राम है, वो डिसाइड करता है टॉप लेवल। तो मॉल बनाना है, कैसे बनाना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल। और उसके बाद उस प्राइमरी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए कई सारे छोटे छोटे सपोर्टिव प्लान्स बनाए जाएंगे, जो कि बाकी लेवल ऑफ मैनेजर्स बनाएंगे, मतलब मिडिल लेवल और या बॉटम लेवल। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे। ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए डिटेल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। ये कॉम्बिनेशन है, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर सब कुछ मिलाकर एक प्रोग्राम बनता है। ये अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग बनाया जाएगा। तो एक एक्टिव मॉल बनाना है तो एक प्रोग्राम बनेगा, फिर आपको कुछ और ब्रिज वगैरह बनाना होगा तो दूसरा प्लान बनेगा। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टमेटिक वर्किंग, मतलब जो भी आप काम कर रहे हो उस काम को सिस्टमेटिकली परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है। इसमें सारी गैमेट ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ से आएंगे, स्टाफ कहाँ से आएगा, किस जगह पे बनेगा, सारी चीजें इसमें कवर होती है। यहाँ पर इवन मैन्यूटेस्ट मतलब छोटी से छोटी डिटेल्स पे भी काम किया जाता है। तो आपकी क्या छोटे से छोटे रूल्स, बजट सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। फिर है बजट। बजट आपको बताता है कि जो भी आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसे न्यूमेरिक टर्म्स में प्रेजेंट करता है। तो आपको मार्क्स चाहिए थे, मतलब ग्रो करना था, ज्यादा अच्छे मार्क्स, बेहतर अच्छे मार्क्स से पास होना था, तो वो अच्छे मार्क्स कितने हैं उसे क्वांटिफाई करने में हेल्प करता है ये बजट। ओके, तो बजट से हम इसे रिलेट करते हैं फाइनेंशियल बजट से। पर ये सिर्फ फाइनेंशियल बजट नहीं होता, उसके अलावा भी बजट बनते हैं। तो जो भी आपके एंड रिजल्ट को क्वांटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, न्यूमेरिक टर्म्स देने में हेल्प कर रहा है, वो आपका बजट है। ओके, तो ये हमेशा आपके जो रिजल्ट है उसको मेजरेबल बनाता है। जनरली हमेशा फाइनेंशियल नेचर की हम बात कर रहे होते हैं, पर सिर्फ फाइनेंशियल बजट नहीं होता। फाइनेंशियल बजट के साथ साथ आपके कैपिटल बजट भी बनता है, ये पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली आपको कितने कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब आपको कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगेगी। फिर एक हम ऑपरेशनल बजट बनाते हैं, जो हमें ये दिखाता है कि कितने घंटे या कितना टाइम हमें लगेगा, या कितने घंटे आपके एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो ये बजट या न्यूमेरिक टर्म्स आपको प्रेजेंट करना होता है। फिर हम देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल, तो आपने सेल्स बजट बनाया कि आपको सेल्स करनी है 1 लाख यूनिट्स, और एक यूनिट की जो प्राइस रहेगी वो 20 रुपीज रहेगी, मतलब टोटल आपने जो सेल बजट बनाया वो 20 लाख का बनाया। तो ये क्या है कि आपने सेल्स बढ़ानी है, प्राइस कितनी रहेगी ऐसा नहीं, आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कितनी सेल्स बढ़ानी है, प्राइस कितने से बढ़ेगी, और टोटल आपका बजट कितना रहेगा। तो जो न्यूमेरिक टर्म्स देते आपके एंड रिजल्ट को, उसे हम कहते हैं बजट। फीचर्स क्या हो जाएंगे कि आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को न्यूमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट करता है। ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है आपकी कंपैरिजन के लिए। तो आपने जैसे सोचा कि हमें 1 लाख यूनिट बेच सेल करनी है, बट इन एक्चुअल जब आप बेचने गए तो सिर्फ 80,000 ही बिकी। तो अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि आपने क्या सोचा था और क्या
कितना हो पाया। ओके, तो ये आपकी कंपैरिजन के लिए बेस तैयार करता है। फिर ये आपकी फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर्स को क्वांटिफाई करने में, क्वांटिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। ये जो है वो सारे ही मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं हर एक लेवल पर। ऑर्गेनाइजेशन का बजट और टॉप लेवल डिसाइड करेंगे, डिपार्टमेंट का बजट मिडिल लेवल डिसाइड करेंगे, वैसे ही आपकी जो सुपरवाइजर्स है वो वर्कर्स के प्रोडक्शन का बजट डिसाइड करते हैं। तो ये जो है वो कंट्रोलिंग डिवाइस है जिसके बेसिस पर आप कंपैरिजन कर सकते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द प्लान। तो दैट्स इट, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्लासेस समझ आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाउट्स आ रहे हैं, तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।